तो स्टाफिंग क्या होता है, एक मैनेजमेंट का फंक्शन है, ये आपको मैं पहले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। तो उसी के कुछ एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग, एलिमेंट्स मतलब घटक, कौन कौन सी चीज़ों से मिलके एक स्टाफिंग बनती है और स्टाफिंग किस तरह से वर्कआउट करती है। क्लियर। तो एलिमेंट्स 3 एलिमेंट में डिवाइड किया गया है, रिक्रूटमेंट्स, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। अगर हम एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग की बात करें तो कहते हैं रिक्रूटमेंट्स, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। अब हम तीनों चीज़ों को एक एक करके उठाएंगे, यानी कि पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, एक एक चीज़ के बारे में समझेंगे और उसके बाद आगे की प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि रिक्रूटमेंट्स क्या होता है, जिसको हम कहते हैं भर्ती निकलना। आप सभी देखते हैं कि कभी कभी न्यूज़पेपर में ऐड आता है या फिर किसी वेबसाइट पर ऐड आता है कि इस चीज़ कितनी भर्ती निकली है, रेलवे कितनी भर्ती है, आर्मी कितनी भर्ती है, या यहाँ पर इतने लोगों की भर्ती होना है। तो इस चीज़ को हम रिक्रूटमेंट्स कहते हैं। रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, सर्चिंग मतलब अभी क्या सर्च हो रहा है कि हमें कौन सा कैंडिडेट चाहिए, सर्चिंग फॉर इंटीग्रेटेड पर्सन एंड जो इंटरेस्टेड पर्सन है हमारे यहाँ काम करने के लिए, हमारी कंडीशन में काम करने के लिए। तो सर्चिंग अ इंटरेस्टेड पर्सन एंड स्टिमुलेशन एंड अकॉर्डिंग, जो हमारे अकॉर्डिंग, हमारी जॉब के अकॉर्डिंग है, उस व्यक्ति को सर्च करना ही एक प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन की प्रोसेस कहते हैं। क्लियर। रिक्रूटमेंट्स की प्रोसेस कहते हैं। तो रिक्रूटमेंट कौन सी प्रोसेस हुई, एक सर्चिंग इंटरेस्टिंग कैंडिडेट को सर्च करने की जो प्रोसेस है उसको हम रिक्रूटमेंट्स कहते हैं। जो हमारी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए तैयार है, जो मार्केट में है, जो बाहर है, लेकिन हमारे पास उसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, उसको सर्च करने का ही काम क्या कहलाता है, रिक्रूटमेंट्स कहलाता है। रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई जाती है कि आखिरकार रिक्रूटमेंट होगा कैसे, किस तरह से किया जाएगा। तो रिक्रूटमेंट की पॉलिसी बनाते समय कुछ चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं कि रिक्रूटमेंट अगर करना है तो ये चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, या इसके कौन से फीचर्स होते हैं, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, किस तरह से हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी अच्छी होती है और कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं हमारी एक अच्छी रिक्रूटमेंट्स पॉलिसी में। देखते हैं रिक्रूटमेंट पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। जो व्यक्ति वहाँ का ऑनर है, जो डायरेक्टर है या जो डिपार्टमेंट का हेड है, उसके द्वारा रिक्रूटमेंट पॉलिसी को हमेशा बनाया जाता है। ये हमेशा बेस्ड उन चीज़ों पे होती है, नीड पे, हमें जितने लोगों की ज़रूरत होगी, जिस तरह के लोगों की ज़रूरत होगी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, है ना, वर्कर्स, लेबर्स, एक्सपीरियंस होल्डर्स, है ना, फ्रेशर्स, किस तरह के लोगों की ज़रूरत है, उसकी उस नीड को देखते हुए पॉलिसी बनाई जाती है। तो बेस्ड ऑन, है ना, नीड, यूज़ फॉर बोथ सोर्स। देखो रिक्रूटमेंट्स करने के, सिलेक्शन करने के कितने सोर्स होते हैं हमारे पास, 2 सोर्स होते हैं, इंटरनल सोर्स और एक एक्सटर्नल सोर्स। अभी आगे चल के हम डिस्कशन करेंगे। तो जब भी हमें पॉलिसी बनानी चाहिए तो हमें ये देखना चाहिए कि हम कौन से सोर्स को यूज़ करेंगे और किस तरह से हम उसको यूटिलाइजेशन में ला सकते हैं। तो सोर्स देखना पड़ते हैं हमको, तो बोथ सोर्स को देखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। कब ध्यान में रखना चाहिए, जब हम पॉलिसी बना रहे हैं। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रजिस्ट नहीं होना चाहिए कि एकदम कठोर नहीं होनी चाहिए कि नहीं ऐसा है। हो सकता है कि वो कैंडिडेट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमें क्या करना पड़े, बदलना पड़े, या फिर अपनी पॉलिसी को कम ज़्यादा करना पड़े। तो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी का नेचर भी इसके अंदर होनी चाहिए। और जो हम रिक्रूटमेंट्स निकालें तो उसमें जो रूल्स हों वो बड़े क्लियर तरीके से होने चाहिए, उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि भाई ये चीज़ होगी कैसे, ये बंदा अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इसमें कौन से तरह का ग्रेजुएशन मांगा है, कौन सी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, क्या डेजिग्नेशन की पोस्ट है। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस के ऐसा नहीं होना चाहिए पॉलिसी में कि क्या हो जाए, ये सब क्वेश्चंस क्रिएट होने लग जाएं। तो क्लियरली रूल होने चाहिए, है ना, क्लियरली उसके इंस्ट्रक्शंस लिखे होने चाहिए, क्लियरली उसमें हर चीज़ मेंशन होनी चाहिए। और कभी भी पॉलिसी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो एक दूसरे को भेदभाव करे कि वो मेल, फीमेल, रिलीजन्स, कास्ट, इस तरह से किसी भी चीज़ को इम्प्रैक्टिकल नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों हमने क्या देख लिया अभी कि रिक्रूटमेंट की प्रोसेस देख ली कि रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो कैंडिडेट को, इंटरेस्टिंग कैंडिडेट को सर्च करती है कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं। क्लियर। फिर हमने क्या देख लिया, रिक्रूटमेंट पॉलिसी के कुछ नेचर देख लिए, कुछ कैरेक्टर्स देख लिए कि अगर रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाते हैं तो किस तरह से बनाई जाती है और उसमें कौन कौन से नेचर होने चाहिए, कि हम इसके कैरेक्टर्स कह सकते हैं या इसके फीचर्स कह सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, मैं अब बात करता हूँ आपसे सोर्स की। तो कितने तरह के सोर्स होते हैं हमारे पास, किसी व्यक्ति को अपने यहाँ ज्वाइन कराने के लिए या बुलाने के लिए कितने सोर्स होते हैं, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम करने वाले लोगों में से, या प्रमोशन करके, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। तो इंटरनल में जैसे प्रमोशन होना, जैसे ट्रांसफ़र होना, और जैसे एक्स्ट्रा एम्प्लॉय का एडजस्टमेंट होना। तो ये पार्ट किसके होते हैं, आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी कि इंटरनल सोर्स या प्रमोशन, ट्रांसफ़र, एडजस्टमेंट और रीअपॉइंटमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल
इंटरनल, तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए अलग से। तो आपको याद रखना है प्रमोशंस, ट्रांसफ़र और एडजस्टमेंट होते हैं इंटरनल सोर्स का पार्ट, जबकि रीअपॉइंटिंग है ना, रीअपॉइंटमेंट देना और रिकमेंड करना लेबर यूनियन से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, फैक्ट्री गेट से, लेबर कॉन्ट्रैक्टर से, ये जो सोर्स होते हैं वो कौन से सोर्स होते हैं, हमारे एक्सटर्नल सोर्स होते हैं। फिर से समझें कौन कौन से, प्रमोशन, ट्रांसफ़र और एडजस्टमेंट, ये इंटरनल भर्ती, इंटरनल रिक्रूटमेंट के सोर्स होते हैं। और एक्सटर्नल कौन कौन से सोर्स होते हैं, जैसे कि रीअपॉइंटमेंट, एक कोई व्यक्ति छोड़कर चला गया था उसको हमने फिर से क्या कर लिया, अपॉइंट कर लिया। रिकमेंडेड, जो हमारे यहाँ ऑलरेडी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ ऑलरेडी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उन एम्प्लॉय के ने किसी को रिकमेंड किया है कि आप इनको रख लीजिए, ये हमारे परिचित हैं या ये हमारे तरफ से है, इस तरह से। तो रिकमेंड करता है अगर कोई व्यक्ति, तो वो भी कौन सा सोर्स कहलाता है, एक्सटर्नल सोर्स कहलाता है। लेबर यूनियन, आपने देखा कई सारे मजदूर यूनियन हैं, उस मजदूर यूनियन के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वहाँ से अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को सर्च करके लाते हैं, तो कौन सा कहलाता है, लेबर यूनियन कहलाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आपने सुना होगा कि स्कूल कॉलेजों में क्या होता है, कई बार प्लेसमेंट हो जाते हैं कॉलेजेस में। ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो क्या करते हैं, पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद वो उनको जॉब सर्च भी देते हैं या जॉब का अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन से अगर हम लोगों को लाते हैं अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो कौन सा कहलाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहलाता है। क्लियर है। चलो, फैक्ट्री गेट, कभी देखा होगा आपने कि फैक्ट्री है और फैक्ट्री के बाहर बहुत सारे मजदूर खड़े होते हैं, लेकिन वो वहाँ का जो ऑथराइज पर्सन होता है वो किसी, जितने कैंडिडेट उनको जिस दिन चाहिए होते हैं उनको सर्च करता है और देखता है उसके अकॉर्डिंग और अपने यहाँ पे वहाँ पर काम पे रख लेता है। इसको क्या कहते हैं, फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट्स कहते हैं। क्लियर। तो ऐसे रिक्रूटमेंट्स के ये एक्सटर्नल सोर्स हैं, जैसे कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, कई देखा होंगे आपने, कंसल्टेंसी का नाम सुना होगा, जो लोगों को प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि जॉब अपॉर्चुनिटी देते हैं और नए नए लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करके उनको देते हैं। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स इसमें आते हैं। क्लियर है। चलिए, तो अभी हमने बच्चों क्या बात कर ली आपसे, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात कर ली कि दो तरह के सोर्स होते हैं हमारे, एक तो इंटरनल सोर्स होते हैं और कौन से होते हैं, एक्सटर्नल सोर्स होते हैं। तो इंटरनल में हमने देख लिया प्रमोशन है, ट्रांसफ़र है, एडजस्टमेंट है, और यहाँ पर हमने देख लिया कि कौन से एक्सटर्नल सोर्स में रीअपॉइंट करना, रिकमेंड करना, लेबर यूनियन से लाना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लाना, फैक्ट्री गेट से लाना और लेबर कॉन्ट्रैक्टर से। देखो, ये हमारी कोई फैक्ट्री है, ये हमारा कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ये हमारी कोई फैक्ट्री है और ये कोई हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, और यहाँ पर ये इतने सारे लोग हैं, तो ये इनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, ये इनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, इनसे कॉन्टैक्ट करते हैं और बाकायदे में इसको लोग मिल जाते हैं। तो ये कौन सा हुआ, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा अपने यहाँ की वैकेंट प्लेस को फिल करने का प्रोसेस हो गया। चलो बच्चों, यहाँ तक तो अभी एक वीडियो का एक पार्ट हो गया इस वीडियो का। अगला जो हमारा इस टॉपिक है वो है सिलेक्शन। ये तो रिक्रूटमेंट्स की बात कर ली हमने कि रिक्रूटमेंट्स कैसे काम करता है, क्यों करता है, कैसे इसके प्रोसेस होते हैं, कैसे फीचर्स होते हैं, कैसे फंक्शंस होते हैं और कौन कौन से दो सोर्स होते हैं। अब हम इसके अगले टॉपिक पे चलते हैं। वो जो टॉपिक है वो है सिलेक्शन का। किसका है, सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब क्या, जो हमारे पास इतनी सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, जो हमारे पास इतने सारे लोग आ गए हैं जिन्होंने हमारे लिए अप्लाई किया है, जिनको हमने सर्च किया था और इंटरेस्टेड कैंडिडेट ने हमें अप्लाई कर दिया है। अब उस अप्लाई की हुई चीज़ों में से हमें क्या करना है, ये सिलेक्शन करना है कि उस अप्लाई किए गए इतने सारे आए हुए एप्लीकेशन में से हमारे जॉब के अकॉर्डिंग कौन सा कैंडिडेट सबसे बेस्ट है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन कहते हैं। देखना, सिलेक्शन फंक्शन इज चूजिंग, चॉइस करना। इतने सारे जो लोग हैं फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट, जिन लोगों ने हमें अप्लाई किया है, जिन्होंने हमारे जॉब के लिए अप्रोच किया है, उसमें से सबसे बेस्ट, वन हु बेस्ट, उनमें से सबसे बेस्ट जो कैंडिडेट है उसको क्या करना, सिलेक्ट करना, उसको पोजीशन देना, उसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन कहते हैं। क्लियर है बच्चों। तो सिलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो नेगेटिव, मतलब कि सिलेक्शन एक प्रोसेस जो रिक्रूटमेंट्स के बाद स्टार्ट होती है। रिक्रूटमेंट्स मतलब सब लोगों ने अप्लाई किया और सिलेक्शन उन अप्लाई किए हुए में से सबसे बेस्ट को चूज़ कर लिया, कौन कहलाएगा, सिलेक्शन कहलाएगा। क्लियर है बात। सिलेक्शन के अगर फैक्टर्स देखे जाएँ तो सिलेक्शन किस ग्राउंड्स पे होना चाहिए। अगर आपने अप्लाई किया, मैंने अप्लाई किया, किसी और ने अप्लाई किया, तो वहाँ पर जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन किसके बेस्ड पे होगा। अगर किस चीज़ को बेस माना जाएगा तो सिलेक्शन हमेशा क्वालिफिकेशन पे होना चाहिए। आपको जो पर्सन चाहिए वो क्वालिफाइड है कि नहीं, तो सिलेक्शन हमेशा कैसा होना चाहिए, क्वालिफिकेशन बेस्ड होना चाहिए। बेस्ड ऑन डिसाइड स्टैंडर्ड्स, जो हमारे स्टैंडर्ड और मानक जो निर्धारित किए गए हैं वो, या गवर्नमेंट ने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उन गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड के थ्रू, जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उनके थ्रू ही हमेशा सिलेक्शन होना चाहिए। उसमें अनफेयर प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए कि इस व्यक्ति को सिलेक्ट कर लिया, इसको नहीं किया, या इसने रिश्वतखोरी, करप्शन, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमेशा फेयर
सिलेक्शंस होने चाहिए। जो किसके ग्राउंड पे होने चाहिए? क्वालिफिकेशन जो है ना, स्टैंडर्ड के, जो केयरफुल फॉलो करना चाहिए सारे इंस्ट्रक्शन, जो रूल रेगुलेशन बनाए उन सबको केयरफुल तरीके से फॉलो करो, फिर जाके क्या करो? सिलेक्शन करो। उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सोर्स का हमें ध्यान रखना चाहिए किसमें? सिलेक्शन करते समय। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए मैं अभी वीडियो से बाहर हूँगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसके नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए कॉमर्स सतीश को। ओके, थैंक यू।